ठीक है, कि किस तरीका से एक दूसरे जो जीव है, ठीक है ना, जो जीव है उसमें लिंग का निर्धारण होता है। हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, गुणसूत्र के द्वारा होता है। एक्स एक्स क्रोमोसोम है मतलब क्या है, वो फीमेल है, और एक्स वाई है मतलब क्या है, मेल है, ऐसा। लेकिन ऐसा हर जीवों में संभव नहीं है, अलग अलग तरीका से लिंग निर्धारण हो सकता है। जैसे कि उदाहरण दिया जाता है, क्या उदाहरण दिया था मैं जस्ट पहले, उपापचय। कई बार ऐसे बताया जाता है कि उपापचयी क्रिया दर द्वारा भी लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। जिसका उपापचय क्रिया दर अधिक रहेगा, ऐसा जंतु का जो संतति होगा वो नर होगा, और जिसका उपापचय क्रिया दर क्या होगा, कम होगा, ठीक है, उसका जो संतति होगा वो होगा मादा। अच्छा, उसके बाद हार्मोनल नियंत्रण भी होता है, हार्मोन के द्वारा भी हाँ लिंग निर्धारण होता है। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि हार्मोन के द्वारा लिंग निर्धारण होता है, असल में होता है क्रोमोसोम द्वारा ही अंडाशय और वृषण का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन उसके बाद वो किस तरीके, वहां से निकलने वाला जो हार्मोन है, ठीक है, अंडाशय से और कहां से, वृषण से, वो डिसाइड करता है कि वो नर होगा कि मादा। तो ये हार्मोनल वाला। और तीसरा जो सबसे ज्यादा एमपी हम लोग बोल रहे हैं, क्या, वातावरण द्वारा क्या होता है, लिंग का निर्धारण। क्लियर है, जैसे कछुआ में होता है और मगरमच्छ है, उसका जो अंडा है उससे नर निकलेगा कि मादा, ये वहां के आसपास के टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा एक और टॉपिक बोला था, क्या बोला था, बोनेलिया, ठीक है ना, एक बोनेलिया और क्रेपिडुला, ठीक है ना, इसमें भी लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, वातावरण के द्वारा होता है। नीट में पूछा गया था, क्या है, बोनेलिया और क्रेपिडुला, ठीक है, वातावरण डिसाइड करता है, ठीक है, कि वो नर बनेगा कि मादा। क्लियर है। तो इतना सारा जो बता रहा था ना, ये सब ये है नॉन क्रोमोसोमल, क्या है, नॉन क्रोमोसोमल, ठीक है ना, नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन थ्योरी। क्लियर है। अच्छा, और एक होता है आपका क्रोमोसोम निर्धारित करता है। अच्छा, एक और तरीके से हो सकता है, बैक्टीरिया जो रहता है ना, बैक्टीरिया में मुख्य आनुवांशिक गुणसूत्र के अलावा, सॉरी मुख्य डीएनए के अलावा, ठीक है, एक और डीएनए खंड पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड भी अलग अलग प्रकार का रहता है। वैसे एक प्लाज्मिड होता है एफ प्लाज्मिड। क्या होता है, और ये जो एफ प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया में पाया जाता है वो सेक्स पिलाई का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, सेक्स पिलाई का। पिलाई ऐसा एक संरचना होता है सिलिया जैसे ही, ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्स पिलाई। और इसके द्वारा वो क्या करता है, ठीक है, हाँ, जिसमें एफ प्लस पाया जा रहा है, यानी कि एफ पिलाई पाया जा रहा है, प्लाज्मिड पाया जा रहा है, हाँ वो नर है, और जिसमें नहीं पाया जा रहा है वो मादा है। क्लियर है ना। तो ये हाँ, ये भी डिसाइड हो गया किसके द्वारा, तुम्हारा डायरेक्ट क्रोमोसोम द्वारा निर्धारित हुआ है क्या, नहीं, किसके द्वारा हो रहा है, डीएनए। डीएनए जैसा ही खंड है ना, क्या, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड डिसाइड कर रहे थे। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। इतना सारा जितना भी बताया हूं वो क्रोमोसोम के द्वारा निर्धारित नहीं हो रहा, लेकिन हमारा मतलब किससे है, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन से, कि क्रोमोसोम किस तरीका से लिंग का क्या करता है, निर्धारण करता है कि नर होगा कि मादा। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं भाई, लिंग निर्धारण का हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रोमोसोम किस तरीके से लिंग को निर्धारित करता है। क्या बोल रहे हैं, इसे लिंग निर्धारण का जीन नियंत्रित सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन नियंत्रित सिद्धांत। हेनकिंग नामक एक वैज्ञानिक था, 1839 में शुक्राणु जनन का प्रक्रिया का वो अवलोकन कर रहा था, देख रहा था शुक्राणु जनन के बारे में। कौन, हेनकिंग नामक एक वैज्ञानिक है। हेनकिंग नामक वैज्ञानिक है, किसका अध्ययन कर रहा है वो, स्पर्मेटोजेनेसिस का, स्पर्मेटोजेनेसिस का। और वो जब स्पर्मेटोजेनेसिस का अध्ययन कर रहा था तो वो देख रहा था स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या बनेगा, स्पर्म। क्या बनेगा, स्पर्म। और वो जब स्पर्म का अध्ययन कर रहा था तो वो क्या देख रहा था कि 50% जो शुक्राणु थे, ठीक है ना, यही जैसे कि ऐसा यहाँ पास बहुत सारा क्या बना है, शुक्राणु है, ठीक है ना, तो 50% यानी 4 ठुक बना है, 2 ठुक को ऐसा समझो, ये क्या है 50%। तो 50% में ऐसा डार्क स्टेन पाया जा रहा था ना डीएनए का, और कुछ में एकदम डार्क स्टेन ऐसा पाया नहीं जा रहा था। और जिसमें डार्क स्टेन पाया जा रहा था उसमें क्या उपस्थित है, ऐसा समझा जा रहा था, बार बॉडी। क्या है, बार बॉडी, ठीक है ना। अच्छा, इसको ही एक्स बॉडी नाम दिया था ना, लेकिन वो हेनकिंग जो था ना उस टाइम में उसका महत्व बता नहीं पाया था। कब का बात है, सन 1839 का, ठीक है। बाद में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस एक्स बॉडी को एक्स क्रोमोसोम बोला। क्या बोला, एक्स क्रोमोसोम बोला, और इसका महत्व किसमें किया, लिंग निर्धारण में, और इसी को ही बोला क्या, सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोला, सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, नर और मादा दोनों में से कोई भी एक हेट्रोगेमेटिक हो सकता है तथा हेट्रोगेमेटिक मेंबर ही लिंग का निर्धारण करता है। जैसे कि ध्यान से समझो, 44 प्लस एक्स वाई तुम लोग पढ़ते हो, और एक होता है क्या, 44 प्लस एक्स एक्स, ये है कौन, मादा, और ये कौन है, नर। टोटल 44, 45 और 46 गुणसूत्र, 44, 45 और 46 गुणसूत्र। लिंग निर्धारण कौन करेगा, ये वाला करेगा, हेट्रोग्रामेटिक है,
समझ आ रहा है कि नहीं? विषम युग्मज ही है तो विषम युग्मज ही निर्धारित करेगा ना। क्लियर है? यदि y ये जो x है वो किसी के साथ चला जाए तो क्या हो जाएगा? वो मादा। समझ आ रहा है कि नहीं? 44 प्लस एक्स एक्स है तो 23 प्लस एक्स इसका आएगा रे। क्लियर है? सॉरी 22 प्लस एक्स आएगा इसका, और इसका जो 22 प्लस एक्स है एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। क्लियर है कि नहीं? पढ़े होगे ना, बताया भी था मैं तुम लोगों को। ठीक है, तो ये जो एक्स वाई रहता है ना, हेट्रोगेमेटिक जो सिचुएशन रहता है वही निर्धारित करता है किसको? लिंग को। किसको? लिंग को। क्लियर है? जैसे देखो 44 प्लस एक्स वाई है तो 44 तो क्या है? ऑटोसोम है, 22 जोड़ा। समझ रहे होगे नहीं जी? देखो 44 प्लस एक्स वाई है, 44 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो ठीक है, 44 45 और 1 46, 46 है। 44 को मैं 2a करके लिख सकता हूँ, a मतलब 23 ठो, 23 गुणित क्या है वो? 2 है। a मतलब अरे सॉरी 22, कितना है? 22, और 22 गुणित कितना लिख सकता हूँ मैं? 2, तो 2a करके लिख दिया प्लस x और y। और ये जो x और y है यही क्या है? तुम्हारा सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? और इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम। क्या बोलते हैं? एलोसोम, नया नाम है एलोसोम बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? एलोसोम। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब लिंग निर्धारण का अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? गुणसूत्री सिद्धांत, और उसमें अलग अलग प्रकार से बताऊंगा कि क्या है नर और कैसा होता है मादा का डिसीजन, क्या कि नर कैसे बनेगा और मादा कैसे बनेगा। सबसे पहला प्रकार है एक्स एक्स प्लस एक्स ओ प्रकार। एक्स एक्स प्लस एक्स ओ प्रकार का लिंग निर्धारण। देखो एक में 2 ठोक एक्स है और एक में केवल 1 ठोक एक्स है। ओ मतलब 0, 0 को ओ बोलते हैं, बोला था मैं। क्लियर है? अब जिसमें 2 ठोक एक्स है और जिसमें केवल कितना एक्स है? 1। क्लियर है ना? तो ये वाला है एक्स ओ वाला जो है ना वो हो जाएगा क्या? तुम्हारा नर। क्या हो जाएगा? नर। और ये क्या है? तुम्हारा मादा। क्या है? मादा। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, अब ध्यान से देखो ये एक्स ओ है ना, एक्स ओ, अरे क्या है? एक्स और एक्स। यहाँ तक क्लियर है? चलो लिंग निर्धारण करना है, एक एक्स और एक ओ, इधर एक एक्स और एक एक्स, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका ही क्रॉस एक बार इसके साथ। क्लियर है? एक्स एक्स बन गया और एक एक्स एक्स बन गया। यहाँ पास बताओ एक्स ओ और यहाँ पास भी एक्स ओ हो गया। तो 50% नर और 50% मादा। यहाँ पास लिंग निर्धारण, ध्यान समझना, यहाँ पास लिंग निर्धारण कौन कर रहा है? एक्स ओ। कौन सा कर रहा है? एक्स ओ। क्लियर है ना? एक्स एक्स थोड़ी कर रहा है जी, कौन कर रहा है? एक्स ओ। ठीक है, ये बता रहे जैसे एक्स वाई में कौन करता था? वाई कर रहा था ना। जिसमें वाई पा गया वो क्या है? नर है, जिसमें नहीं पाया गया वो मादा है। तो यहाँ पास जिसमें एक्स ओ है वो क्या है? नर। वाई की जगह ओ बस समझो। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? और इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वो पाया जाता है किसमें? इंसेक्ट में। जैसे ग्रॉस ऑफर है, टिड्डा, उसमें पाया जाता है, भूलना नहीं। अच्छा, एक्स और टाइप में नर विषम युग्मजी है ना। नर देखो विषम युग्मजी है, ये नर है बोला हूं ना मैं, और ये क्या है? मादा। यहां तक क्लियर है? किसी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है एक्स एक्स प्लस एक्स वाई प्रकार, और इसको तो बच्चा बच्चा जानता है, तुम लोग भी जानते हो। या मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए करके आएगा, सब लोग बना दोगे इसको? कैसे बनाओगे? कैसे कैसे बनाते हैं चलो बताओ। ठीक है, देखो ये 2a प्लस, ध्यान दो, 2a प्लस एक्स एक्स और 2a प्लस एक्स वाई, ऐसा होता है। तो इसका कितने प्रकार का बनेगा? एक a प्लस एक्स, a प्लस एक्स, ऐसा बनेगा। और यहाँ पास ये कैसे बनेगा? a प्लस एक्स और a प्लस, ऐसा होगा। फिर एक बार इसका क्रॉस इसके साथ, फिर इसका क्रॉस इसके साथ, फिर इसका क्रॉस इसके साथ और इसका क्रॉस फिर से इसके साथ। क्लियर है? टोटल कितना? 4। चलो बताओ, a प्लस एक्स और a प्लस क्या है? एक्स है ना, तो 2a प्लस एक्स एक्स हो गया। फिर इसी का एक बार किसके साथ क्रॉस हुआ? इसके साथ ना, 2a प्लस एक्स वाई बना। फिर इसके बाद a प्लस एक्स का इसके साथ, तो 2a प्लस एक्स एक्स, और यहां पास फिर से क्या हो जाएगा? 2a प्लस एक्स वाई, ऐसा। अब इसी को तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, 44 प्लस एक्स एक्स लिख सकते थे, 23 प्लस एक्स, 23 प्लस वाई, सॉरी 23 प्लस एक्स, फिर ये 23 प्लस एक्स और 23 प्लस वाई।
ऐसे करके भी लिख सकते थे ना, ए की जगह रे, समझ आया। जहां ऐसे लिख सकते हो 2a बराबर मनुष्य में ना, किसमें, मनुष्य में 2a बराबर 46 और a बराबर 23। क्लियर है, तेरे 46 देखो, ठीक है, 2a बराबर 46 ना, 44 जी, 44 और क्या होगा 22, सॉरी मेरा गलती है, 44 और 22, तो 44 45 46, 44 45 46। अब यहाँ पास देखो ये जो है एक्स वाई बन रहा है, ये क्या है नर और ये क्या है मादा। तो देखो कभी भी लड़की पैदा हो रहा है तो उसमें क्या फीमेल का गलती है, नहीं, लिंग निर्धारण कौन कर रहा है, नर, ठीक है ना, किसके द्वारा हो रहा है, नर के द्वारा। तो क्योंकि एक्स वाई में लिंग निर्धारण कौन कर रहा है, वाई गुणसूत्र ना, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये जो समाज में जो प्रथा है ना, नहीं ये कल लड़की लड़के होते हैं, हाँ, तो लड़की लड़की हो रहे हैं ना, तो उसके लिए उसकी माता जिम्मेदार नहीं है, उसके पिताजी जिम्मेदार हैं। क्लियर है, और समाज का सोच धीरे धीरे करके बदला है, ठीक है, और बदल रहा है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला कहानी क्लियर है कि नहीं, सबको समझ आ गया ये वाला, ठीक है। अच्छा ये किसमें किसमें होता है, ऐसा वाला केस ड्रोसोफिला में होता है और ह्यूमन में होता है। पहला x प्लस एक्स ओ वाला केस किसके में होता है, टिड्डा में, किसमें होता है, टिड्डा में। चलो आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट केस देखते हैं भाई, जेड प्लस जेड डब्ल्यू, हर हमेशा नर ही लिंग निर्धारण करे ऐसा जरूरी है क्या, नहीं। चिरई चुरगुन का देखते हैं अब, इसका चिरई चुरगुन का, ठीक है, बर्ड्स जी बर्ड्स, ठीक है ना। यहाँ पर जेड प्लस जेड डब्ल्यू, ये जो जेड डब्ल्यू है ना ये मादा है अब, और ये क्या है नर। क्लियर है, जेड है तो देखो जेड और जेड डब्ल्यू, तो ये कैसे टूटेगा, दो भाग में, जेड और जेड डब्ल्यू। क्लियर है, तो ये जेड और ये जेड, फिर ये जेड और डब्ल्यू, फिर ये जेड और जेड, फिर ये जेड और जेड डब्ल्यू। समझ आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से कितना 50% मादा और 50% नर। क्लियर है कि नहीं। जेड डब्ल्यू प्रकार में मादा विषम युग्मज है, ये देखो ये फीमेल है ना, ठीक है, किसमें होता है, ये किसमें होता है, चिरई में, किसमें होता है, चिरई में। क्लियर है ना, बर्ड्स में जेड डब्ल्यू प्रकार किसमें है, बर्ड्स में। क्लियर है, तो तुम लोग लिंग निर्धारण का अलग अलग प्रकार देख रही हो, एक है एक्सओ प्रकार, एक है एक्स वाई प्रकार और एक है क्या, जेड डब्ल्यू प्रकार। यहाँ एक्सओ क्या है, नर वाले में कहानी है, ये भी वाला नर, और लेकिन ये वाला क्या है, फीमेल मादा। क्लियर है। नेक्स्ट है तुम्हारा, अलग अलग थ्योरी दिया गया है ना, तो अलग अलग थ्योरी जो चल रहा है, 3 प्रकार से लिंग निर्धारण जान चुके हो। अब नेक्स्ट थ्योरी देखो, मात्रात्मक या जीन अनुपात सिद्धांत। मात्रात्मक या जीन अनुपात सिद्धांत, मात्रात्मक या जीन अनुपात सिद्धांत क्या बोलता है, इस सिद्धांत के अनुसार एक्स गुणसूत्र पर मादा गुण के जीन तथा वाई गुणसूत्र पर नर गुण के जीन पाए जाते हैं। जिस भ्रूण में वाई गुणसूत्र आ जाता है वो नर होगा, और जिस भ्रूण में एक्स गुणसूत्र आ जाएगा वो क्या होगा, मादा। ठीक है ना, ये जीन अनुपात है, जीन का अनुपात ध्यान समझना। वाई में किसका लक्षण रहेगा, पूरा नर का, और एक्स में किसका रहेगा, मादा का। जिस भ्रूण में एक्स चला गया वो मादा, और जिसमें वाई चला गया वो नर। ऐसा टाइम पास था। ठीक है, नेक्स्ट है जीनिक बैलेंस थ्योरी। ठीक है, इसके अनुसार सभी जीवों में नर तथा मादा दोनों के गुण के वहन करने वाले जीन पाए जाते हैं। जब मादा गुण को ग्रहण करने वाले जीन का अनुपात ज्यादा होगा तो मादा संतान बनेगी, लेकिन जब नर गुण वाले जीन का अनुपात बढ़ जाए तो कैसा संतान बनेगा, कैसा बनेगा, नर। जीन का बैलेंस देखते हैं भाई इसमें। ठीक है, तो ये सब तुम्हारा था क्या, टाइम पास सिद्धांत। ठीक है, एक बार और देख लो, एक जीन सिद्धांत। इस जीन के अनुसार जीन का एक समूह किसी जंतु के लिंग को निर्धारित करता है। कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिसमें लिंग निर्धारण केवल एक जीन द्वारा ही होता है। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, लिंग का निर्धारण बहुत सारे जीनों के द्वारा नियंत्रित होता है, कोई एक फैक्टर उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि एक जीन ही, केवल कितना, एक जीन ही क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। तो इसी को बोल रहा है एक जीन एक लिंग सिद्धांत, ऐसा भी बोलते हैं इसको, एक जीन सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक जीन सिद्धांत। ठीक है, यह सिद्धांत कम विकसित जंतुओं पर लागू होता है। क्लियर है ना, ज्यादा विकसित जंतु कौन है, मनुष्य है ना, तो मनुष्य के ऊपर लागू नहीं होगा, यानी कॉर्डेटा संघ के जंतुओं के ऊपर लागू नहीं होता है। उससे नीचे संघ के कुछ कुछ जंतु हैं उसके ऊपर लागू हो सकता है। तुमको सिर्फ और सिर्फ लिंग निर्धारण में क्रोमोसोम थ्योरी याद रखना है। क्रोमोसोम थ्योरी में भी कितना, 3 ठोक, कितना ठोक, 3 ठोक। सबसे पहला कौन सा वाला है, एक्स ओ टाइप, दूसरा है एक्स वाई टाइप, और तीसरा है जेड डब्ल्यू टाइप। और तुम्हारे पेपर में आएगा तो एक्स वाई टाइप ही आएगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए करके। ठीक है,
हो गया। नेक्स्ट देखते हैं लिंग पहचानने का कोशिकीय आधार, और मैं अभी इसको बता रहा था बार बॉडी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, मनुष्य में मादाओं की इंटरफेज केंद्रक में 2 एक्स गुणसूत्र में एक एक्स गुणसूत्र देखो, ठीक है, कोई फीमेल है तो उसमें एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। तो ये जो एक्स गुणसूत्र है, ठीक है ना, ये एक एक्स गुणसूत्र है, ये दूसरा एक्स गुणसूत्र है, तो इसमें कोई एक जो रहेगा एकदम ज्यादा डार्क रहेगा जिसको हेटेरोक्रोमेटिन बोलेंगे, ठीक है ना, और एक गुणसूत्र जो रहता है, ध्यान से समझना, ठीक है ना, यूक्रोमेटिन वाला है। तो जब मैं इसको क्या करूंगा, ध्यान देना जी, इसको जब मैं अभिरंजित करूंगा, कलर करूंगा, डाई करूंगा, ठीक है ना, तो ये हेटेरोक्रोमेटिन वाला जो रहेगा वो क्या दिखेगा, एकदम ज्यादा कलर वाला दिखेगा, डेंस रहता है, सघन रहता है, क्रोमेटिन पास पास रहता है, हेटेरोक्रोमेटिन वाला। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, बार बॉडी। क्या बोलेंगे, बार बॉडी, अभी जस्ट बताया था मैं। ठीक है, याद रखना बार बॉडी जो रहता है एक्स फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन होता है, अर्थात बार बॉडी वाला एक्स सामान्यतः यू क्रोमेटिन के रूप में होता है, लेकिन इंटरफेज अवस्था में हेटेरोक्रोमेटिन अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, उसको छोड़ो, सीधा तुमको ये याद रखना है, बार बॉडी का जो संख्या रहता है, बार बॉडी का जो संख्या रहता है वो क्या रहेगा, नॉर्मल जो n(x-1) रहता है, यानी कि नॉर्मल जो गुणसूत्र है उसकी संख्या से क्या रहेगा, कम रहेगा। जैसे कोई फीमेल है, ध्यान से समझना, कोई फीमेल है तो कैसे होगा, 44 + XX होता है। तो तुमको क्या करना है, इसमें से 8 ठुक को हटाना है, मतलब ध्यान देना कैसे तुमको बताऊं मैं। ठीक है, 44 + XX है ना, तो देखो यहाँ पास जितना गुणसूत्र है टोटल 46 है, 46 गुणसूत्र है। हमको किसको देखना है, सेक्स क्रोमोसोम को देखना है। सेक्स क्रोमोसोम में XX है, तो इसमें से एक एक्स को हटाओगे, ठीक है ना, तो कितना बार बॉडी आएगा, एक। मैं तुमको कैसे बताऊं, रुको जी, इसका बार बॉडी की संख्या हमेशा एक्स गुणसूत्र की संख्या से एक कम होता है। एक्स गुणसूत्र की संख्या फीमेल में कितना है, 2, तो उससे एक कम, मतलब कितना होगा बार बॉडी, एक। नर में देखो, नर में 44 + XY, एक्स गुणसूत्र की संख्या कितना है, 1, तो उससे एक कम, मतलब क्या है, 0। तो नर में बार बॉडी अनुपस्थित होता है, क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, अच्छा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले नर में देखो 47 गुणसूत्र होता है, 44 + XXY, इस कारण फीमेल कैरेक्टर ज्यादा रहता है, फीमेल कैरेक्टर क्या रहता है, ज्यादा। तो इसमें से फिर एक एक्स गुणसूत्र, 2 एक्स गुणसूत्र है, एक का कमी करना है। मैं बोला हूं ना, जितना भी एक्स गुणसूत्र रहता है उसमें से एक कम करना है, तो उतना क्या रहता है, बार बॉडी। एक्स गुणसूत्र यहाँ पास कितना है, फिर 2, तो बार बॉडी कितना होगा, 1। मतलब क्लाइन्स-फिल्टर सिंड्रोम से पीड़ित जो क्या रहेगा, पुरुष रहेगा, उसमें भी बार बॉडी पाया जाता है, कितना, 1। क्लियर है, तो बार बॉडी द्वारा पता लगाते हैं ना, लिंग निर्धारण पहले किसके द्वारा भी हो सकता है, बार बॉडी के द्वारा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, टर्नर सिंड्रोम में देखो 44 + XO होता है, मतलब ध्यान से समझना, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम किसको होता है, 44 + XX, 44 + XX, यानी कि फीमेल को होता है। फीमेल में 46 गुणसूत्र के बजाय क्या हो जाता है, 45 गुणसूत्र हो जाता है, कितना, 45। तो 45 गुणसूत्र कैसे होगा, 44 + X और एक हट जाएगा तो O। अब इसके पास केवल कितना गुणसूत्र है, 1, तो 1 में फिर कमी करोगे तो इसके पास भी बार बॉडी क्या होता है, अनुपस्थित, यानी ये जो फीमेल है वो क्या होगी, बांझ होगी, क्या होगी, बांझ होगी। क्लियर है ना, बिल्कुल नर जैसा की स्थिति आ गया ना, बार बॉडी अनुपस्थित, फीमेल है लेकिन बार बॉडी अनुपस्थित। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या था, नर था लेकिन बार बॉडी उपस्थित। क्लियर है, तो ये है, बार बॉडी की सहायता से प्राणी का लिंग ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ज्ञात किया जाता है, याद रखना ना। स्तनधारियों के मादाओं के रक्त में उपस्थित, ठीक है, ड्रोमेटिक बॉडी भी एक प्रकार की बार बॉडी है। ड्रोमेस्टिक बॉडी नर के, ठीक है ना, न्यूट्रोफिल में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ये लिंग निर्धारण का अलग अलग सिद्धांत हो गया। तुम लोग बहुत सारा सिद्धांत पढ़ डाले, तुमको केवल गुणसूत्रीय सिद्धांत के ऊपर क्या करना है, काम करना है। अब हम लोग बात करते हैं लिंग निर्धारण की अगुणित एवं द्विगुणित क्रियाविधि। खासकर अब हम लोग पढ़ रहे हैं किसका, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है। किसमें लिंग निर्धारण पढ़ रहे हैं, मधुमक्खी में। अब ध्यान से समझना, मधुमक्खी में ध्यान से समझना, ठीक है, मधुमक्खी में जो मादा रहती है ना, उसमें गुणसूत्र द्विगुणित अवस्था में रहता है। मादा में जो गुणसूत्र रहेगा 2n रहेगा, और नर में जो गुणसूत्र रहेगा वो क्या रहेगा, n रहेगा। क्या रहेगा, n रहेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। मादा में गुणसूत्र जो रहता है, अच्छा ये मधुमक्खी के लिए भी है, ततैया के लिए भी है, चींटी के लिए भी है, ठीक है ना, चींटी में भी यही होता है, ठीक है ना, लिंग निर्धारण इस तरह से। क्लियर है ना, तो ध्यान से समझना, मादा में जो गुणसूत्र संख्या रहेगा वो क्या रहेगा, द्विगुणित। ठीक
ठीक है ना। मादा में जो गुणसूत्र रहेगा वो क्या रहेगा, द्विगुणित, और नर में जो गुणसूत्र संख्या रहेगा वो क्या रहेगा, अगुणित। क्या रहेगा, अगुणित। अब ध्यान से देखते हैं कैसे होता है कहानी, पूरा क्लियर कट समझते जाओ, ठीक है, ध्यान देना जी। ठीक, 16 और 32 ध्यान से समझो। ये एन है, ये नर मधुमक्खी है और ये मादा मधुमक्खी है। क्लियर है, ध्यान से समझना जी। नर मधुमक्खी है, ध्यान से समझना, ठीक है। एन होता है वो, क्या होता है, एन, यानी कि 16 गुणसूत्र है। कितना है, 16 गुणसूत्र है। और ये जो फीमेल है उसमें कितना है, 2n, मतलब कितना गुणसूत्र है, 32। कितना गुणसूत्र है, 32। तो ध्यान से समझना, ये नर है ना, तो इसमें जब युग्मक बनेगा तो ये क्या मियोसिस करेगा, क्या नहीं, ये क्या करेगा, माइटोसिस। गुणसूत्र की संख्या को निश्चित ही रखेगा ना, वो कम थोड़ी करेगा यार, 16 का आधा 8 थोड़ी करेगा। ये 32 है, इसके में कितना होता है, 32 गुणसूत्र। फीमेल में रही, फीमेल में कितना है, 32, 2n है ना, इसका जस्ट डबल, ठीक है। तो ये देखो, ये करेगा क्या, माइटोसिस। माइटोसिस मतलब समसूत्री, समसूत्री। और ये क्या करेगा, मियोसिस, मियोसिस। क्लियर है। तो 2n से ये क्या बन गई, n। क्लियर है ना, ऐसा कहानी हो गया। अब ध्यान से समझना, ये n का n ही है। क्लियर है। अब ध्यान समझो, ध्यान देना ना बच्चों, ठीक है। ये जो मियोसिस होकर के ये n बना है, ये पार्थेनोजेनेसिस किया, मान लो क्या किया, पार्थेनोजेनेसिस, बिना निषेचन के, ठीक है ना, क्या, बिना निषेचन के बच्चे उत्पन्न करना, ये वाला कहानी बोला था, इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और उदाहरण देते थे मधुमक्खी में ड्रोन का उत्पन्न होना। देखो फीमेल है, एन बना, पार्थेनोजेनेसिस होगा, ये बन जाएगा एन वाला ड्रोन, बन गया क्या, ड्रोन। क्या इसका बाप है क्या, नहीं, ठीक है ना। इसकी डायरेक्ट कौन है, माँ है। कौन है डायरेक्ट, माँ। अच्छा, इधर का एन और ये एन, ये क्या है, नर, और ये क्या है, मादा। ये दोनों मिले, ये दोनों मिले और क्या बना देंगे, 2n। क्या बनाएंगे, 2n। फिर कौन बन गई, मादा। क्लियर है ना, ये मादा है। अब ये जो मादा है, ध्यान से समझना, ये भी दो प्रकार से विभाजित होती है ना। एक होती है वर्कर बी, जो कि बंध्य होती है, वर्कर बी, श्रमिक मधुमक्खी। और एक होती है क्वीन बी, रानी मधुमक्खी। 2n है दोनों, लेकिन ये क्या होती है, स्टेराइल, बांझ होती है जी, ठीक है ना। ये क्या होती है, स्टेराइल होती है, बांझ होती है। असल में एक रॉयल जेली करके खाने का मिलता है, पूरा बताऊंगा जब मधुमक्खी पालन पढ़ेंगे ना, इपीकल्चर वगैरह, ठीक है। या फिर थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी ले लेना तुम लोग, उतना ज़्यादा एमपी तो है नहीं, बस इतना ही जानो। ये देखो यहाँ पास तुम लोग क्या देख रहे हो, ध्यान से समझना। मेल हमेशा किससे बनेगा, पार्थेनोजेनेसिस द्वारा। यानी कि ड्रोन जो है उसका कभी, ये ड्रोन है, इसका बाप है क्या, नहीं। और क्या इसका डायरेक्ट कभी बेटा होगा क्या, नहीं। ये ड्रोन है ना, इसका बेटा हुआ क्या, नहीं। क्या हो, बेटी। क्या, बेटी। समझ आया कि नहीं। एक केस ही देखो, ड्रोन का ना तो पिताजी होता है, ना ही बेटा होता है। हाँ, उसका दादा और उसका पोता हो सकता है। वो कैसे, ये ड्रोन है, ये शादी करेगा, ये दे दे दे, ये है ना, ये दे ड्रोन, इसको ये दे, यहाँ पास ले गया, अभी इसकी शादी किया तो उसका लड़का आएगा, ऐसा वाला कहानी में जी। तब भले हो सकता है, शादी हुआ ना, मान लो शादी हुआ, तब ये कहानी आ सकता है, ऐसा वाला, ठीक है, तब जाकर बन सकता है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस इतने ही दिमाग चलाओ, ध्यान से समझो, ध्यान दो, इधर देखो, ठीक है। नर जो रहता है अगुणित, मादा जो रहती है द्विगुणित, ठीक है ना। नर कभी भी बनेगा तो निषेचन से नहीं बनेगा, पार्थेनोजेनेसिस से बनेगा। किससे बनेगा, पार्थेनोजेनेसिस। देखो ये नर है, ये मादा है। नर में हुआ माइटोसिस, मादा में क्या हुआ, मियोसिस। ये एन और ये एन दोनों का क्रॉस होगा तब बनेगा क्या, फीमेल, 2n। और ये क्या होती है, 2n कभी भी स्थिति आया मतलब वो क्या है, तुम्हारा मादा। तो इसका ध्यान समझो, ये बेटी हो गया, बेटी हो गया ना, ठीक है ना। लेकिन हाँ, तुम इस नर का यदि तुम लोग क्या ढूंढोगे जी, ये नर कैसे उत्पन्न हुआ है, ये नर किससे उत्पन्न हुआ है, इधर से ना। ये नर जो है ना, ध्यान दो, मादा से उत्पन्न हुआ वालों, ध्यान दो इधर, ये दे इधर, इधर हुआ है, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस द्वारा हुआ है ना। क्लियर है, ये जो नर है डायरेक्ट नहीं आया है भाई, पार्थेनोजेनेसिस द्वारा आया है। क्लियर है, चेंजेस हो करके,
ठीक है, ये एक वर्ड बस याद रखना, मेल हमेशा पार्थेनोजेनेसिस द्वारा बनता है, मतलब ड्रोन का कभी भी फादर और सन नहीं होगा। क्लियर है, बस एक चीज़ याद रखना। और तुम लोग जब अब आंसर देखोगे ना, इस चार्ट को ऐसे सामने में बनाना और उसका आंसर देखना, लिखा हुआ है उसको एक एक पॉइंट समझ आएगा। ठीक है, क्लियर कट करेंगे, यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया क्या कि किस तरीके, इसी को बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक बार देखो, अगुणित जीवन चक्र है, फिर क्या है द्विगुणित, फिर इसके बाद ये 2n है ना, फिर टूट सकता है ना बाद में, 2n है ये इधर ही मियोसिस होगा, फिर उसका ये आएगा संतति। समझ आ रहा है कि नहीं? देखो इसको मैं और आगे बढ़ा सकता हूँ, ये संतति वाला चार्ट को देखो, देखो ये हो गया। इसके बाद क्वीन है ना, क्वीन भाग लेती है, बोला मैं, ये 2n फिर से क्या हो जाएगा n, और ये n का n वैसे ही आएगा, फिर ये n और n का क्रॉस हो जाएगा, फिर क्या बनेगा 2n। समझ आ रहा है? तो ये जो क्वीन है ना, इसका तो बल्ले बल्ले है, इसका तो बल्ले बल्ले, लेकिन ये जो ड्रोन है ना, इसको यदि लड़का बनाना है तो पार्थेनोजेनेसिस करेगा, फिर से ये अलग बनेगा। हर हमेशा मतलब क्रॉस होगा ना तो क्या आएगा, फीमेल आएगी। कौन आएगी? फीमेल। ये बोल रहा हूं जी मैं। क्लियर है? इसी कारण ये जो ड्रोन है ना, ड्रोन, क्लियर है ना, नर मधुमक्खी, इसका ना तो बाप है ना तो बेटा है, ऐसा वाला कहानी बोल रहा हूं मैं। क्लियर है? चलो पूरा देखोगे आंसर वगैरह तो सब समझ आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।